देखिए, जब 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के ऊपर दुनिया की सबसे बड़ा आतंकी हमला हो रहा था, तभी ओसामा बिन लादेन ने, जिसने ये आतंकी हमला करवाया था, उसने अफगानिस्तान में कहीं पर बैठते हुए इस न्यूज को लाइव में देख रहा था। पहले भी ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका के ऊपर और भी आतंकी हमला करवाया है, बट ये सबसे बड़ा आतंकी हमला था जिसमें 3000 इनोसेंट लोगों को जान गंवाना पड़ा। तो अब अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज वाल्कर बुश ने उनकी डायरी में ये लिखते हैं, 21 सेंचुरी में पर्ल हार्बर जैसा अटैक आज हमारे ऊपर हुआ, वी थिंक इट इज ओसामा बिन लादेन। और अटैक के तुरंत बाद जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने सीआईए को ऑर्डर देते हैं, ओसामा दुनिया की किसी भी कोने में क्यों ना छुप के बैठा हो, तुरंत उसको ढूंढो और उसकी सर कलम कर दो। बट अमेरिका को पहले से ही पता था ओसामा अफगानिस्तान में छुप करके बैठा हुआ है, क्योंकि 9/11 अटैक से पहले ओसामा ने और भी अमेरिका पर अटैक किया था। तभी अमेरिका ओसामा को ढूंढने के लिए उसे ट्रैक कर रहा था। अमेरिका ने अफगानिस्तान के तालिबान गवर्नमेंट को सीधा सीधा ऑर्डर देता है, ओसामा को हमारे हाथ में दे दीजिए, क्योंकि जिस आतंकी को तुमने अपने घर में सेफ हेवन में रखे हो, वो असल में 3000 लोगों की मौत की जिम्मेदार है। देखिए दोस्तों, तालिबान ने ओसामा को सेफ हेवन देने की राज ये है, जब सोवियत यूनियन और अफगानिस्तान के बीच में जंग चल रहा था, तब ओसामा ने बहुत सारी मशीनरीज और मॉनिटरी सपोर्ट और मुजाहिदीन को तालिबान को दिया था उस सोवियत यूनियन के साथ फाइट करने के लिए, जिससे तालिबान को और भी आसान हो गया था अपने देश अफगानिस्तान से सोवियत यूनियन को बाहर धकेलने के लिए। ये वार जाकर के 1989 में खत्म हुआ था। इसलिए अमेरिका जब तालिबान को ऑर्डर दिया हमारे हाथ में ओसामा को दे दो, तभी तालिबान ने ये कहा, ये हमारे मेहमान है, ऐसे कैसे हम हमारे मेहमान को दूसरी कंट्री को दे देंगे, ये हमारे धर्म के खिलाफ है, चलिए बैठ करके नेगोशिएशन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। बट दोस्तों, 1991 में अफगानिस्तान में गृहयुद्ध चल रहा था तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस के बीच में। तभी अमेरिका ने एक साजिश रचता है। जब तालिबान के साथ बात करके कुछ रिजल्ट नहीं मिला, तभी अमेरिका ने नॉर्दर्न अलायंस के साथ बात करके 9/11 अटैक का 4 दिन के बाद एक ऑपरेशन लॉन्च करता है, ऑपरेशन जॉ ब्रेकर। जिस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे सीआईए की काउंटर टेररिज्म बॉस कफर ब्लैक। इस ऑपरेशन के तहत अमेरिका ने सीआईए की कुछ टीम को नॉर्दर्न अलायंस के पास भेजता है, जिनका मेन मकसद ये था ओसामा के सर को प्रेसिडेंट बुश के सामने पेश करना। 2001 दिसंबर महीने आते आते अमेरिका ने नॉर्दर्न अलायंस के साथ मिलकर के अफगानिस्तान की मेजर सिटीज के ऊपर कंट्रोल ले लिए थे। बट तब तक सीआईए को पता नहीं था ओसामा कहाँ पर छुप करके बैठा है, क्योंकि ओसामा ने कम्युनिकेशन करने के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स था उसको यूज करना बंद कर चुका था, जैसे कि मोबाइल फोन, सैटेलाइट फोन, रेडियो, टेलीफोन, इंटरनेट कुछ भी यूज नहीं कर रहा था। बस जब ज्यादा जरूरत पड़ता था तब वो ऑन सिक्योर्ड रेडियो ट्रांसमिशन के थ्रू कम्युनिकेट करता था अलकायदा मेंबर के साथ। बट दोस्तों, कुछ दिन के बाद सीआईए को एक इंटेल मिलता है, ओसामा ने अफगानिस्तान की व्हाइट माउंटेन में टोरा बोरा की पहाड़ में छुप करके बैठा है, जो पहाड़ पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब है। ये इंटेल सीआईए खुद ढूंढ के निकला था। जब ओसामा ऑन सिक्योर्ड रेडियो ट्रांसमिशन से बात कर रहा था, तभी उसकी वॉइस को रिकॉर्ड कर दिया जाता है, और पहले से ही जो वॉइस रिकॉर्ड था उसके साथ जब मैच किया जाता है तो अब ये पता चल जाता है ये ओसामा की वॉइस है। सीआईए ने और एक काम किया था, ओसामा ने चालाकी से पहाड़ में मिरर की मदद से जो कम्युनिकेशन करते थे, उसी कम्युनिकेशन प्रोसेस को भी सीआईए ने पकड़ लिया था। इससे अमेरिका कंफर्म हो जाता है ओसामा टोरा बोरा की पहाड़ में छुप करके बैठा है। सीआईए को और भी एक इंटेल मिलता है, 9/11 अटैक के बाद उसके आदमी जो अमेरिका के एयरपोर्ट से पकड़े गए थे, उन्होंने भी ये इन्फॉर्म दे दिए थे ओसामा व्हाइट माउंटेन में छुप करके बैठा हुआ है। जब अमेरिका कंफर्म हो जाता है ओसामा अफगानिस्तान की व्हाइट माउंटेन में छुप करके बैठा है, तब अमेरिका ने और एक टीम डेल्टा टीम को बना करके अफगानिस्तान में भेजता है ओसामा को कैप्चर करने के लिए, और सर्च ऑपरेशन चला जाता है। तो फिर डेल्टा फोर्स ने अमेरिका को और रीइंफोर्समेंट के लिए डिमांड करता है, बट अमेरिका ने सीधा सीधा मना कर देता है, और ये डिसीजन लिया जाता है टोरा बोरा की पहाड़ी में और बॉम्बिंग किया जाएगा। और दोस्तों, 7 अक्टूबर 2001 को अमेरिका लॉन्च करता है ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम में अमेरिका ने F-15E, F-16, A-10 एयरक्राफ्ट एंड B-52, B-1SB बॉम्बर से लगातार 56 आवर तक टोरा बोरा की पहाड़ में बॉम्बिंग करते हैं, जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद शायद सबसे बड़ा बॉम्बिंग मिशन हुआ था। और इस बॉम्बिंग मिशन में ओसामा के बहुत सारे साथी और तालिबान के कुछ लीडर मर जाते हैं। तभी ओसामा ने ऑन सिक्योर रेडियो मैसेज सीआईए को भेजता है और बोलता है मैं अभी सरेंडर करूंगा, और सीआईए को जैसे तैसे करके मना लेता है, अगर आप बॉम्बिंग रोकोगे तो मैं पहाड़ के नीचे आऊंगा और सरेंडर करूंगा। तभी जो सीआईए के ऑफिसर्स थे वो ओसामा की बात में राजी हो जाते हैं और बॉम्बिंग रोक देते हैं। जब बॉम्बिंग रोक दिया गया, तभी ओसामा चालाकी से घोड़े और खच्चर की मदद से
पाकिस्तान की फेडरल एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया जो भी खैबर पख्तूनख्वा नाम पर जाना जाता है वहां पर भाग जाता है जनवरी 2002 को। ये अमेरिका इतिहास की सबसे बड़ा गलती था। ओसामा को पकड़ने से पहले वो उनके हाथ से भाग गया था। देखिए, ओसामा भागने से पहले उसकी बीबी और बच्चे को डूरांड लाइन क्रॉस करके पाकिस्तान में पहले से ही भेज दिया था। ये बात तभी पता चला जब ओसामा ने मर गया। उसकी एक बीबी ये बात स्वीकार किया। ओसामा का जब पता चल चुका था अमेरिका अब उसके पीछे हाथ धो के पड़ चुका है, तब ओसामा ने अलकायदा के कुछ इंपोर्टेंट लीडर के साथ मिलता था, जैसे कि वो उसके डेप्यूटी अल-जवाहिरी और कुछ इंपोर्टेंट लोगों के साथ मिलता था। और जो बाकी अलकायदा मेंबर्स थे उनको भनक तक ही नहीं था ओसामा कहाँ पर है, क्या कर रहा है। बस उनको जो ऑर्डर मिलता था वो वही ऑर्डर को फॉलो करते थे। ओसामा उसकी ऑर्डर्स लेटर्स के थ्रू एक कुरियर की मदद से बाहर को भेजता था। ये कैसे पता चला अमेरिका को? जब 9/11 अटैक के बाद एक आतंकी को पकड़ करके जेल में रखा गया था, वो वहीं पर कॉन्फ्रेंस करता है और कुरियर का काम कोई अल-कुवैती नामक बंदा कर रहा है जो ओसामा की पूरा ट्रस्टी है। ऐसे होते होते 2004 में सीआईए ने अलकायदा का एक टॉप कमांडर हसन गुल को इराक से पकड़ता है जब वो इराक बॉर्डर क्रॉस कर रहा था। तभी उसको अमेरिका पकड़ करके सीधा गुतनम में प्राइजन कैंप में भेज देता है, जिस प्राइजन कैंप में मुद्दा जानने में भी खतरा थे। वहाँ पर इस लेवल का टॉर्चर होता है। वहीं पर हसन गुल कॉन्फ्रेंस करते हैं। ओसामा का कुरियर का काम अबू अहमद अल-कुवैती कर रहे हैं जो ओसामा की पूरा ट्रस्टी है, और खालिद शकील मोहम्मद जो अलकायदा का ऑपरेशनल कमांड था उसको रिप्लेस करके फर्जी अल-लिबली अब ऑपरेशनल कमांड बना है। दोस्तों, ये खालिद शकील मोहम्मद उन आतंकियों में से एक है जो ओसामा के साथ मिलकर के 1998 में अलकायदा को फॉर्मेशन किए थे। इस संगठन का मेन मकसद ये था कैसे अमेरिका मुस्लिम वर्ल्ड से उसकी बैग पैक करके भाग जाए। दोस्तों, जब सीआईए ने ओसामा को ढूंढ रहा था तब ओसामा ने 2004 में स्पेन की कैपिटल मैड्रिड में एक ट्रेन बॉम्बिंग कर देता है जिसमें 193 लोग की जान चला जाता है। और ओसामा ये भी प्लान बना रहा था कैसे अमेरिका की न्यूयॉर्क सुबह और 15 एयरलाइन में अटैक किया जाए। ओसामा को पकड़ने के लिए अमेरिका बहुत सारे पंथा अपना चुका था, जैसे कि 2001 में अमेरिका ने $25 मिलियन प्राइज मनी अनाउंस किया था। जो ओसामा की जानकारी देगा उसको ये प्राइज मनी मिलेगा। तो अभी पब्लिक इतना ज्यादा इंटरनेट यूज नहीं कर रहे थे और इसलिए अमेरिका ने मार्चिस के ऊपर ओसामा की फोटो और प्राइज मनी को छाप दिया था। ऐसे 2009 में अमेरिका ओसामा को पकड़ने के लिए और एक चाल चलाता है। हुम्मा खालिद अल बलवानी जो एक डॉक्टर था उसको जॉर्डन मिलिट्री के हाथ में पकड़ा देता है जॉर्डन में, क्योंकि बलवानी ने अलकायदा का फेक प्रोपेगेंडा न्यूज फैला रहा था देश भर में। और फिर सीआईए ने चालाकी से बलवानी को अप्रोच करते हैं और उसको ये बोलते हैं अगर तुम हमको अलकायदा का सीक्रेट इंफॉर्मेशन दोगे तो हम तुमको इस केस से निकल देंगे। यानी कि सीआईए ने बलवानी को डबल एजेंट बनाना चाहता था। बलवानी उनकी बात में राजी हो जाता है और बलवानी को जॉर्डन से सीधा पाकिस्तान में भेज दिया जाता है। बलवानी पाकिस्तान में जैसे तैसे करके अलकायदा के साथ मिल जाता है और छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन सीआईए को देता है। सीआईए इस बात से बहुत खुशी हो जाता है उसके ऊपर और धीरे धीरे बलवानी के ऊपर ट्रस्ट करता है। एक बार क्या होता है, बलवानी सीआईए को बोलता है ओसामा की लोकेशन को लेकर के मेरे पास एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, मैं तुमको ये फोन में नहीं बता सकता हूँ, मैं तुमको डायरेक्ट मिल करके बताऊंगा। सीआईए इस खुशी में क्या करता है, 30 दिसंबर 2009 को अफगानिस्तान की खुस्ता में उसके एक कैंप था, मिलिट्री कैंप था, वो एक इम्पोर्टेंट कैंप था, वहां पर बुलाता है बलवानी को। बलवानी क्या करता है, बिना सिक्योरिटी चेकअप से वहां पर आता है और जो सीआईए ऑफिसर इंतजार किए थे बलवानी को वेलकम करने के लिए उनके पास जाता है और एक स्विच दबा करके खुद को ब्लास्ट कर देता है, जिसमें 9 सीआईए ऑफिसर की जान और एक जॉर्डन ऑफिसर की जान चला जाता है और सीआईए को एक बहुत बड़ा लॉस झेलना पड़ता है। इस इंसिडेंट के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान की एफएटी एरिया में मोबाइल कंपनी के साथ बात करके उसमें एक एक्स्ट्रा चिप डलवा देता है और उसकी सर्वेलेंस और भी बढ़ा देता है, जिससे कोई अलकायदा के मेंबर उस फोन में बात करेंगे तो उनकी लोकेशन तुरंत ही पता चल जाएगा। दोस्तों, इधर अमेरिका ने कोशिश कर रहा था कैसे ओसामा को पकड़ा जाए, बट वर्ल्ड मीडिया में कुछ अलग ही न्यूज फैला जा रहा था, जैसे कि ओसामा एक सीवियर किडनी डिजीज में सफर कर रहा है, यानी कि किडनी डायलिसिस। वो अभी मरेगा या बचेगा किसी को पता नहीं। उसकी जो सेकेंड इन कमांड है अल-जवाहिरी, वो अभी उसका ट्रीटमेंट कर रहा है क्योंकि वो एक फिजिशियन है। फरवरी 2004 में ईरानियन न्यूज ये रिमोट्स फैला देते हैं पाकिस्तान मिलिट्री और सीआईए ने मिलकर के ओसामा को पकड़ चुके हैं। फिर बाद में सीआईए को आकर के खुद बोलना पड़ता है ये फेक न्यूज है। रिपोर्ट पब्लिश होता है ओसामा की टाइफाइड फीवर में मौत हो चुका है। दोस्तों, मीडिया हाउस ने तो उनकी टीआरपी बढ़ाने के लिए ओसामा के रिमोट्स फैला रहे थे, बट अमेरिका को पता चल चुका था ओसामा उसकी कोरियर अबू अहमद अल-कुवैती की मदद से उसकी मैसेज बाहर भेज रहा है। अब उसकी कोरियर को पकड़ना मेन बात है। कोरियर को पकड़ देंगे तो हम ओसामा को भी पकड़ लेंगे। और जो ओसामा की कोरियर अमेरिका को एक गलती से मिल जाता है 2010 में। देखिए, ओसामा की कोरियर अबू अहमद अल-कुवैती ने पाकिस्तान की एफएटी एरिया में आकर के आलस के चक्कर में उसकी सिम चेंज नहीं करता है और किसी से बात करता है कुवैत में बैठा हुआ अलकायदा मेंबर के साथ, बस 2-3 मिनट के लिए। उसी बीच सीआईए ने उसकी लोकेशन को ट्रैक कर देता है
क्योंकि सीआईए ने उस एरिया में पहले से ही फोन में एक एक्स्ट्रा चिप लगवाया था जिसे उसकी एक्यूरेट लोकेशन पता चल चुका था। जब अबू अहमद अल-कुवैती का लोकेशन पता चल चुका था, सीआईए ने उसको डायरेक्ट कैप्चर ना करके उसको फॉलो करते हैं। असल में सीआईए ये जानना चाहता था ये कहाँ पर जा रहा है, क्या कर रहा है, ये जहाँ पर रह रहा है क्या वहीं पर उसामा नहीं तो रह रहा है। इसलिए सीआईए जब उसको फॉलो कर रहा था तब वो आकर के एक व्हाइट कार में बैठता है जिसका पीछे स्टेपिन में एक बुल पेंट हुआ था। कुछ टाइम उस व्हाइट कार को फॉलो करने के बाद सीआईए देखता है वो कार पाकिस्तान की अहमदाबाद में एक कंपाउंड है, उस कंपाउंड के अंदर जाकर के एंटर हो जाता है। जब सीआईए मेंबर की नजर पड़ जाता है उस कंपाउंड में तब वो शॉक हो जाते हैं। कंपाउंड के अंदर एक 3 महला बिल्डिंग है, उसके चारों तरफ बहुत बड़े बड़े दीवार है, लगभग 5 फीट का हो गया, और उसके ऊपर 2 फीट का बाबर वायर लगा हुआ है। कंपाउंड बहुत बड़ी एरिया में फैला हुआ है। कंपाउंड में एंट्री होने के लिए 2 गेट है, लेकिन पहला गेट को एंट्री करने के बाद दूसरा गेट पड़ता है, दूसरा गेट को एंट्री करने के बाद एक गेस्ट हाउस पड़ता है, और उसको क्रॉस करने के बाद आप जाकर के एक मेन बिल्डिंग में दाखिल हो सकते हैं। और भी एक बात सीआईए नोटिस करते हैं, इस कंपाउंड पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के पास होने के बाद भी यहाँ पर ना कोई सीसीटीवी कैमरा था, ना इंटरनेट कनेक्शन, ना टीवी कनेक्शन, कुछ भी नहीं था। तो अभी सीआईए के मेंबर ये डिसाइड करते हैं इस घर में डायरेक्ट रेड ना करके कुछ दिन इंतजार किया जाए, ये बंदा क्या क्या कर रहा है इसको देखेंगे। अगर सच में इधर ओसामा बिन लादेन छुप करके बैठा है तो हमारे लिए जैकपॉट लग जाएगा। इस मंसूबे में अमेरिका ने उस एरिया की सर्वेलेंस बढ़ा देता है, जैसे कि 24 आवर इंटू 7 सैटेलाइट एक्टिव रखता है, थर्मल रीडिंग सेंसर लगा देता है, चारों तरफ जो पेड़ थे उसमें लिसनिंग डिवाइस लगा देता है। और इस कंपाउंड के पास सीआईए ने एक घर खरीद लेता है जिसमें इस बिल्डिंग के ऊपर 24 आवर्स नजर रखा जा सके। सीआईए ने एक बात नोटिस करता है, ये जो 3 महला बिल्डिंग था इसमें जो ऊपर महल का बिल्डिंग था उसमें एक भी विंडो नहीं था, और जो उसका बालकनी था उसमें एक 2.1 मीटर का सीमेंट वाल लगा हुआ था, जैसे कि ऊपर क्या हो रहा है, कौन रह रहा है, नीचे से कुछ नहीं दिखाया जाएगा बाहर से। जब सीआईए ने थर्मल रीडिंग सेंसर की मदद से कंपाउंड को पूरा स्कैन किया तो अब ये पता चला एक आदमी हमेशा उस बालकनी में आता है चलने के लिए, और कुछ देर चलने के बाद फिर रूम में चला जाता है। सीआईए ने अब लोकल ड्रेस पहन करके कंपाउंड के आसपास में जो पड़ोस थे उनसे पूछताछ करते हैं। ये जो कंपाउंड में अबू अहमद अभी रह रहा है वो 2004 में इस जमीन को खरीदने के लिए आया था $50,000 कैश के साथ। वो लैंड ओनर को फेक आईडी दिखा करके अरशद खान के नाम पर इस जमीन को खरीदता है। ये जमीन पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी से बस 300 मीटर दूरी पर पड़ता था। जब लैंड ओनर अबू अहमद को पूछता है ये जमीन तुम क्यों खरीद रहे हो, तब अबू अहमद ने ये बताता है मैं ये जमीन मेरे अंकल के लिए खरीद रहा हूँ। और ये जमीन खरीदने के बाद अबू अहमद एक लोकल आर्किटेक्ट को हायर करके जानेद यूनुस से ये घर बनाता है। लोकल अथॉरिटी से परमिशन लेकर के 2 मंजिला का घर बनाता है, और जो बाकी का ऊपर मंजिला है वो ओसामा के आइडिया से बनाया जाता है 3 मंजिला, बट उसमें लोकल अथॉरिटी का परमिशन नहीं लेते हैं। जब ये घर बन करके कंप्लीट हो जाता है तब अबू अहमद अल-कुवैती, उसकी भाई अबरार अहमद अल-कुवैती, ओसामा बिन लादेन और उन सभी की फैमिली और बच्चे आकर के इधर रहने लगते हैं। आपके मन में सवाल आएगा अबू अहमद तो ओसामा के कुरियर की काम कर रहे हैं, बट उसके भाई अबरार कहाँ से आ गया। देखिए, जब अबू अहमद से ओसामा की कुरियर काम संभलने जाता है तब अबू अहमद ने ओसामा बिन लादेन और दूसरे अलकायदा मेंबर के साथ बात करके उसके भाई अबरार अल-कुवैती को ला करके कुरियर काम में रख देता है ओसामा की, जिस काम के लिए ओसामा ने उन दोनों भाइयों को 12,000 पाकिस्तान रुपीस देता था खर्चा करने के लिए हर महीने के हिसाब से। जब उन सब की फैमिली इधर शिफ्ट हो जाता है तब अबू अहमद और उसकी फैमिली गेस्ट हाउस में रहते हैं। उसका भाई अबरार और उसका फैमिली बिल्डिंग के 1st फ्लोर में रहते हैं। ओसामा के एक बेटा खालिद ने 2nd फ्लोर में रहता है, और खुद ओसामा और उसकी बीबी 3rd फ्लोर में रहते हैं। दोनों अल-कुवैती बीबी और उनके बच्चे को परमिशन नहीं था 3rd फ्लोर में जाने के लिए जहाँ पर ओसामा रह रहा है। बस उनका काम था कुकिंग करना। उन सभी के जो बच्चे थे वो बाहर को खेलने नहीं आते थे, स्कूल नहीं जाते थे। ऐसे भी उनके घर में जो कचरा बनता था वो उसी कचरे को कंपाउंड के अंदर जला देते थे, बाहर को नहीं फेंकते थे। लोकल के जो बच्चे थे उनसे पूछताछ करने से ये पता चलता है एक बार वो फुटबॉल खेल लेते हैं, उनकी फुटबॉल कंपाउंड के अंदर चला जाता है। जब बच्चे डोर नॉक करते हैं तो 20 मिनट के बाद एक आदमी कंपाउंड के डोर ओपन करता है और उनको फुटबॉल की कीमत दे देता है, बट फुटबॉल नहीं देता है। उन कंपाउंड के अंदर जो रहते थे खाने पीने के लिए बाहर से हर हफ्ते में 2 बकरी लेते थे, दूध के लिए बहुत सारे गाय रखे थे, और एक के लिए बहुत सारे चिकन भी रखे थे। सीआईए ने अब तो कंफर्म नहीं हुआ था ओसामा इस बिल्डिंग में रह रहा है या नहीं, इसलिए जो आदमी 3rd फ्लोर की बालकनी में चलने के लिए आता है सीआईए ने कोशिश करता है उस आदमी का शैडो मापने के लिए, क्योंकि जब वो आदमी बालकनी में चलता था उसका शैडो दीवार में जाकर के पड़ता था। जब शैडो को मेजर किया जाता है तो अब ये पता चलता है शैडो की हाइट एक्चुअली ओसामा की हाइट 6 फुट 4 इंच से मैच नहीं करता है। देखिए, ये जो थर्मल इमेज एनालिसिस और पिक्चर एनालिसिस का काम जिया बेनेट कर रहे थे।
तभी सीआईए ने और एक साजिश रचा है ओसामा इस कंपाउंड में है या नहीं, इसे पता करने के लिए एक लोकल गवर्नमेंट डॉक्टर शकील अफरीद को अप्रोच करता है और उसको यूज भी करता है। डॉक्टर ने तभी पाकिस्तान के उस एरिया में हेपेटाइटिस बी वैक्सीन की प्रोग्राम चला रहे थे। उनको फंडिंग की बहुत जरूरत था। सीआईए ने उस वैक्सीनेशन प्रोग्राम को फंडिंग करके डॉक्टर शकील अफरीद को हायर कर लेता है और सीआईए ने शकील अफरीद को ये बोलते हैं, तुम जैसे तैसे करके इस कंपाउंड के अंदर जा करके जो इस कंपाउंड में बच्चे या बुजुर्ग या बड़े लोग हैं उन सभी का ब्लड सैंपल कलेक्ट करके हमको दे दो। डॉक्टर शकील अफरीद ने ऐसे ही करते हैं, एक टीम बना करके उसी कंपाउंड में भेजते हैं और चालाकी से सभी का ब्लड सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं और इस सैंपल को सीआईए ने उसकी हेडक्वार्टर भेज करके ये कंफर्म हो जाता है ओसामा इस कंपाउंड में छुप करके बैठा है। आपके मन में सवाल आएगा ओसामा की डीएनए सीआईए के पास कैसा है? मैं आपको बताना चाहता हूँ। ओसामा के पिता ने 11 शादियाँ किए थे, उनमें से 10 नंबर बीबी का बच्चा था ओसामा और ये टोटल 54 भाई बहन थे। जब उनकी एक बहन की डेथ हो जाता है तब सीआईए ने उसकी डीएनए सैंपल कलेक्ट करके रख दिए थे। जब ये पॉसिबिलिटी मिल जाता है ओसामा इस कंपाउंड में छुप करके बैठा है तब अमेरिका प्रेसिडेंट बाराक ओबामा, सीआईए की मेन इंटेलिजेंस एनालिस्ट वाइस एडमिरल मैक रावेन और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल 14 मार्च 2011 को एक मीटिंग करते हैं। मीटिंग में ये डिस्कस होता है कैसे ओसामा के कंपाउंड के ऊपर अटैक करेंगे। इसमें 4 पॉसिबिलिटी निकलता है। पहला पॉसिबिलिटी, ओसामा के कंपाउंड के नीचे बंकर करके उसमें 900-200 केजी का बॉम्ब फिट कर देते हैं और एक साथ में ब्लास्ट करके सभी को मार देते हैं। बहुत इसका डिमेरिट ये था, कंपाउंड के आसपास में जो पब्लिक रहते थे उनकी जान को खतरा हो सकता था और जो सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो जल करके राख हो सकता था। सेकंड पॉसिबिलिटी, ओसामा जब उसकी बालकनी में वाल करने के लिए आता है तब एग्जैक्ट लोकेशन पर ड्रोन की मदद से स्ट्राइक कर देते हैं और ओसामा की मौत हो जाए। बहुत इसका डिमेरिट ये था, अगर ओसामा घायल होकर के भाग गया उसको पकड़ना और भी मुश्किल बन जाएगा। थर्ड पॉसिबिलिटी, एक हेलीकॉप्टर की मदद से अमेरिका स्पेशल फोर्सेस को उस कंपाउंड के अंदर भेजेंगे और ओसामा को मार करके सीधा वापस आ जाएंगे। फोर्थ पॉसिबिलिटी, पाकिस्तान फोर्सेस के साथ मिलकर के एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च करते हैं और ओसामा को मार देते हैं। बट इसका डिमेरिट ये था, पाकिस्तान के ऊपर कभी भी यकीन नहीं किया जा सकता है। ऑपरेशन से पहले पाकिस्तान ओसामा को इंफॉर्मेशन दे देगा और ओसामा फिर से भाग जाएगा। इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन 3 को चूज किया जाता है, जिसमें अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस हेलीकॉप्टर की मदद से कंपाउंड के अंदर जाएंगे, ओसामा को मार करके उधर भाग करके आ जाएंगे। अब अमेरिका देर करना नहीं चाहता था। अब एक फाइनल मीटिंग किया जाता है 29 मार्च 2011 को, जिसमें सभी मेंबर राजी हो जाते हैं ऑपरेशन नेपच्यून स्पेयर करने के लिए। अब बाराक ओबामा वाइस एडमिरल MC रावेन से ये पूछते हैं कितने टाइम के अंदर ये ऑपरेशन लॉन्च हो जाएगा। अगर ओसामा वहीं पर छुप करके नहीं बैठा तो, अगर कोई सायुदी का आदमी इधर छुप करके बैठा हो तो पहले तो पाकिस्तान के साथ हमारे संपर्क खराब होगा और सेकेंडली इंटरनेशनली हमारे रेपुटेशन के ऊपर आंच आ जाएगा। सारे हर्डल्स को देखते हुए अमेरिकन प्रेसिडेंट इस ऑपरेशन के लिए परमिशन दे देते हैं। इस ऑपरेशन के लिए अमेरिका की सबसे घातक टीम नेवी सील टीम 6 की देवगुरु स्क्वाड्रन की रेड टीम को चूज किया जाता है। इस सील टीम 6 कमांडो को अमेरिका की नॉर्थ कैरोलिना और नेवाडा में ओसामा के कंपाउंड के एग्जैक्ट मॉडल तैयार करके उधर ट्रेनिंग दिया जाता है। इस ऑपरेशन के लिए 2 MH-60 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर, 2 चिनोक हेलीकॉप्टर, एक ट्रेन ड्रॉग जिसका नाम कैडियो है, एक मल्टी लैंग्वेज बोलने वाला कमांडो को चूज किया जाता है। और जो हेलीकॉप्टर था उसके ऊपर सिल्वर के एक पेंट दे दिया जाता है जिससे पाकिस्तान के राडार डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। और 2 जो चिनोक हेलीकॉप्टर है उसको अफगानिस्तान के बाग्राम एयरबेस पर स्टैंड बाय पर रखा जाता है। अगर मिशन में कुछ गड़बड़ी आएगा तो ये दोनों हेलीकॉप्टर को यूज किया जाएगा। देखिए, जो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर था उसका नाम राजर 1 एंड राजर 2 रखा गया। और फाइनली 2 मई 2011 की काली अंधेरी रात में अमेरिका की सील टीम की 23 कमांडो राजर 1 एंड राजर 2 हेलीकॉप्टर में बैठ करके अफगानिस्तान की जलालाबाद से पाकिस्तान के आबादाबाद में जाकर के पहुंचते हैं बिना उसकी राडार और मिलिट्री को अलर्ट किए। मिशन प्लान के हिसाब से हेलीकॉप्टर 1 में जो कमांडो थे वो रोप की मदद से ओसामा के कंपाउंड के अंदर उतरेंगे और सीधा गेस्ट रूम से ही कंपाउंड के अंदर एंटर करेंगे। और सेकंड हेलीकॉप्टर टीम कॉर्नर की नॉर्दर्न एरिया में जाकर के बाहर में ड्रॉग कैरियर और उसकी हैंडलर और 4 कमांडो को उतारेगा, जैसे कि वो कंपाउंड को अच्छी तरह से कवर कर पाए और बाकी जो कमांड है कंपाउंड के अंदर उतरेंगे। दोस्तों, जो अमेरिका को डर था वही हुआ। पहला हेलीकॉप्टर जब कंपाउंड के पास पहुंचा तब उसमें एक गड़बड़ी हो गया। CIA की एक्सपेक्टेशन से वहां पर ज्यादा टेम्परेचर था, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर वॉर्टेक्स रिंग स्टेट में आ जाता है, जिसमें रोटर अच्छी तरह से फंक्शन नहीं कर पाता है और हेलीकॉप्टर क्रैश होने के चांसेस बढ़ जाता है। और जो पायलट थे वो बहुत एक्सपीरियंस और ट्रेन थे। वो कोशिश करते हैं हेलीकॉप्टर को स्टेबल करने के लिए,
बट हेलीकॉप्टर बैलेंस खो करके क्रैश लैंडिंग करता है। बट इसी इंसिडेंट में किसी कमांडो का भी कुछ नहीं होता है, सभी सुरक्षित उतर जाते हैं और प्लान के हिसाब से दूसरे हेलीकॉप्टर कंपाउंड के बाहर जा करके कमांडो को उतरता है और जिसको जिधर पोजीशन लेना है वो ले जाते हैं। बाकी सील टीम कंपाउंड के दीवार के ऊपर चढ़ करके कंपाउंड के अंदर आ जाते हैं। जब कमांडो कंपाउंड के अंदर घुस रहे थे तब उस कंपाउंड का इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन बंद कर दिए थे। और एक बात हुआ था, जो शहर का इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन था उसको भी काट दिया था अमेरिकन ने। और सभी कमांडो ने नाइट विजन गॉगल पहन लेते हैं। जब जा करके वो गेस्ट रूम के पास हाजिर होते हैं तब अबू अहमद ने AK-47 की मदद से गोलीबारी करते हैं दरवाजे की उस साइड से, जिसमें एक सील टीम मेंबर इंजोर हो जाता है। जवाब में जब सील टीम फायरिंग करना शुरू करते हैं तब अबू अहमद की मौत हो जाती है। जब वो गेस्ट रूम में हाजिर होते हैं डोर को ब्लास्ट करके तब वो देखते हैं अबू अहमद की बीबी को उसके कंधे पर एक गोली लगाई। एक कमांडो क्या करते हैं, उसकी बीबी और बच्चे को उस गेस्ट रूम में रख करके उनके पास खड़ा हो जाते हैं और जो बाकी का सील टीम थे वो मेन बिल्डिंग की फर्स्ट फ्लोर में जाकर के एंटर होते हैं। एंटर होने से पहले जब वो फ्लोर की डोर को ब्लास्ट करते हैं और ब्लास्ट करके जब वो फायरिंग करते हैं तब वो देखते हैं आबरार, जो अबू अहमद के भाई था, वो उस कंपाउंड में रहता था। और क्या होता है, फायरिंग करने से पहले आबरार की वाइफ पर्सन ने उसके सामने आ जाते हैं और उसके ऊपर गोली लग जाते हैं और उसका वहीं पर डेथ हो जाता है। फिर सील टीम ने आबरार के ऊपर गोली चला करके उसको मार देते हैं और जो बच्चे थे उस रूम में उसको ला करके जो पहला टीम जो गेस्ट रूम था उधर रख लेते हैं, क्योंकि सील टीम को निर्देश था जो यंग मेल है उनको अटैक करना, जो फीमेल और बच्चे हैं उनको अटैक नहीं करना। ठीक है, अब क्या करते हैं, वो सीढ़ी की मदद से जब दूसरे फ्लोर को जाते हैं तब ओसामा के बेटा खालिद ने भागने की कोशिश करते हैं बट सील टीम ने उसे भी शूट डाउन कर देते हैं। जब सील टीम ने मेन बिल्डिंग की 3rd फ्लोर में जाते हैं तब सील के कमांडर रॉबर्ट जॉनलिन, जिसने ओसामा को गोली चलाए थे, उन्होंने ये बोलते हैं, हम जब दरवाजे को ब्लास्ट करते हैं बम लगा करके तभी देखते हैं ओसामा एक लेडीज के पीछे छुपा हुआ है, शायद वो उसकी बीवी था और 2 लेडीज उस रूम में थे और कुछ बच्चे लोग थे। और ओसामा जिस औरत के पीछे छुपा था तभी उस औरत को हमारी तरफ फेंकता है और मैं क्या करता हूँ, उसको 2 गोली शॉट कर देता हूँ उसके हेड में। ठीक है, और ओसामा तभी नीचे गिर जाता है। जब ओसामा को शूट कर दिया जाता है तब उसकी एक बीवी को पूछा जाता है क्या ये ओसामा बिन लादेन है, वो मना करता है। बट वहीं पर एक छोटी लड़की था, उसको पूछा जाता है क्या ये ओसामा बिन लादेन है, वो यस कर देता है, हाँ ये ओसामा बिन लादेन है। अमेरिका ये कंफर्म करने के लिए ओसामा की बॉडी का मेजरमेंट करने की कोशिश करता है बट उनके पास मेजरिंग टेप नहीं था। तभी और एक कमांडर ने उस बॉडी का फोटो खींच करके CIA के हेडक्वार्टर लैंगले वर्जीनिया में भेज देते हैं। तभी ये कंफर्मेशन आता है ये बॉडी की फेस 90 से 95% मैच कर रहे हैं ओसामा की फेस से। और तभी और एक सील ने ओसामा के ऊपर HK-416 राइफल से 3-4 राउंड और गोली फायर कर देता है। देखिए, जब ये ऑपरेशन हो रहा था तभी बाराक ओबामा व्हाइट हाउस में बैठ करके ये ऑपरेशन को लाइव देख रहे थे। कैसे लाइव देख रहे थे, जो कमांडो थे उनके चेस्ट में या उनके सर में स्पाई कैमरा लगा हुआ था। ओसामा मरने के बाद एक कमांडर रेडियो से मिशन डायरेक्टर MC रावेन को ये बोलते हैं जेरेनिमो जेरेनिमो जेरेनिमो, यानी कि ओसामा। फिर मिशन डायरेक्टर MC रावेन ये बोलते हैं जेरेनिमो EKIA, यानी कि एनिमी किल्ड इन एक्शन। उधर से जवाब आता है यस जेरेनिमो EKIA, यानी कि ओसामा बिन लादेन किल्ड इन एक्शन। अब व्हाइट हाउस में खुशी का लहर खेल जाता है। जिस टारगेट के पीछे अमेरिका पिछले 10 साल से लग रहा था अब वो टारगेट खत्म हो चुका था। सभी ने चैन की सांस ली। एक सील ने ये बताते हैं जब हम ओसामा को खत्म करने के बाद उसकी रूम की सर्च करते हैं तब हमको ये मिलता है एक AIS-74U कार्बाइन रूसियन मेड मेकओवर पिस्तौल मिला जो लोडेड नहीं हुआ था। और एक दूसरे सील कमांडो ने ओसामा की बॉडी को नायलॉन की बैग में रख करके पैक करते और जो बाकी का सील थे वो धीरे धीरे आकर के ओसामा की फ्लोर को सर्च करते गए और तभी उनको ये मिला 3 कैलाशनिकोव राइफल्स, 2 पिस्तौल, 3 कंप्यूटर हार्ड ड्राइव, डॉक्यूमेंट्स, DVD, ऑलमोस्ट 100 थंब ड्राइव्स, दर्जनों सेलफोन्स और कुछ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। जब ये सारा सर्च ऑपरेशन चल रहा था तब भी अफगानिस्तान की एयरबेस से एक चिनूक हेलीकॉप्टर पाकिस्तान के एबटाबाद में आकर के लैंड कर चुका था। उसी बीच एक कमांडर ने ओसामा के शरीर से उसके बोन मैरो निकाल दिए और एक छोटे प्लास्टिक बैग में रखे जिसको फर्दर DNA टेस्ट के लिए भेजा जा सके। और सील टीम पाकिस्तान छोड़ने से पहले जो हेलीकॉप्टर क्रैश लैंडिंग हुआ था उसमें डायनामाइट फीड कर देते हैं और उस हेलीकॉप्टर को उड़ा देते हैं। हेलीकॉप्टर को सील टीम रैक करने का मतलब ये था पाकिस्तान के हाथ में ऐसे एडवांस टेक्नोलॉजी ना लगे जिससे शायद वो चाइना के साथ मिलकर रिवर्स इंजीनियरिंग करके वो एक दूसरी ऐसी हथियार ना तैयार करते। जब ये हेलीकॉप्टर ब्लास्ट हुआ तब आसपास के जो पड़ोसी थे वो गैदर हो चुके थे। तो अभी एक सील कमांडर ने लोकल लैंग्वेज में ये बोले ये पाकिस्तान की मिशन चल रहा है, कृपया दूर रहिए। दोस्तों, अब सारे सील टीम दोनों हेलीकॉप्टर में शेयर होकर बैठ जाते हैं और ओसामा की बॉडी को हेलीकॉप्टर में ले जाते हैं और दोनों हेलीकॉप्टर
अलग अलग रास्ते में जाकर के अफगानिस्तान में लैंड करते हैं। अलग रास्ता चूज करने का वजह ये था, अगर किसी एक हेलीकॉप्टर को पाकिस्तान की मिलिट्री फोर्स शूट करती तो दूसरे हेलीकॉप्टर में उसका जो डीएनए सैंपल वो ये कंफर्म हो जाएगा कि उस समय इस पाकिस्तान की अबाटाबाद की कंपाउंड में छुप करके था। ये जो टोटल मिशन हुआ था इसमें सिर्फ 40 मिनट का टाइम लगा था। जब ओसामा की डेड बॉडी को अफगानिस्तान के बाग्राम एयरबेस में ले जाते हैं तब वही से ओसामा की बॉडी को यूएसएस एयरक्राफ्ट कैरियर कार्ल्स विल्सन में लिया जाता है और एक दूसरे एयरक्राफ्ट की मदद से। क्यों लिया जाता है? क्योंकि कोई भी देश ओसामा की बॉडी को लेना नहीं चाहता था। अमेरिका ने तुरंत सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट को कॉन्टैक्ट करता है और सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट ने अमेरिका को ये बोलते हैं ओसामा बॉडी को समुद्र में दफन कर दो रीति रिवाज के हिसाब से। एयरक्राफ्ट कैरियर में पहले ओसामा बॉडी को अच्छी तरह से साफ किया जाता है, एक वाइट कपड़े में लपटा जाता है और एक प्लास्टिक बैग में रखा जाता है। फाइनली आरब प्रेयर उसकी बॉडी को दिया जाता है और एक 140 kg का आयरन चेन में उसकी बॉडी को बांध दिया जाता है, जिससे उसकी बॉडी समुद्र के ऊपर में फ्लोट ना करे। और फाइनली उसकी बॉडी को एक वाइट टेबल के ऊपर रख करके सुबह की 11 बजे समुद्र में गिरा दिया जाता है। दोस्तों, अब दुनिया की मोस्ट वांटेड टेररिस्ट समुद्र में सारे दिन के लिए डूब गया था। दोस्तों, ये जो पाकिस्तान में ऑपरेशन हो रहा था तभी पाकिस्तान की एक लोकेलिटी ने जिनका नाम शोभा अख्तर था, वो ट्विटर पर ये ट्वीट करते हैं, रात की 1 AM में हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, 1:44 पर सब शांत हो चुका है, एक प्लेन 3:39 पर आसमान में उड़ रहा है। और दोस्तों, ये जो ऑपरेशन हो रहा था, पास के जो पड़ोसी थे वो उनके छात में चढ़ करके ये ऑपरेशन कैसे हो रहा है देख रहे थे। वो देख रहे थे कैसे आर्मी पर्सनल कंपाउंड के अंदर जा रहे हैं। और दोस्तों, उसी दिन प्रेसिडेंट बाराक ओबामा 11:35 पर टेलीविजन पर लाइव आकर के ये बोलते हैं, गुड इवनिंग, मैं मेरा अमेरिका और विश्ववासी को ये बोलना चाहता हूँ, अमेरिका एक ऑपरेशन लॉन्च करके ओसामा बिन लादेन को मार करके गिरा दिया है, जो हमारे निर्दोष आदमी, औरत और बच्चे की मौत का जिम्मेदार है। दोस्तों, ये न्यूज जैसे ही अमेरिका में फैल जाते हैं तभी व्हाइट हाउस के सामने और दूसरे शहर में बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर के जश्न मनाने लगते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप मेरी इस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं, इसमें आप जान सकते हैं कैसे बड़े बड़े प्लेयर्स क्रिकेट मैच फिक्सिंग में शामिल थे।